हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र आपको अपने यूट्यूब चैनल छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, संख्यात्मक समाकलन। बात करते हैं आकृति कितने प्रकार की होती है। आकृति आपके दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक नियमित आकृति, और नंबर दो अनियमित आकृति, अनियमित आकृति। नियमित आकृति के जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, और मैं फिर दोबारा से आपको रिपीट कराना चाह रहा हूँ। नियमित आकृति जैसे आपका त्रिभुज है, एक नियमित आकृति कहलाती है। चतुर्भुज है, नियमित आकृति कहलाती है। सर्किल है, नियमित आकृति कहलाती है ना। एलिप्स है आपका, एक नियमित आकृति कहलाती है। या फिर पैराबोला है आपका, नियमित आकृति। स्ट्रेट लाइन है, नियमित आकृति। इसी प्रकार से ईटीसी और भी आपके नियमित आकृति है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अनियमित आकृति। अनियमित आकृति का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई भी एक नदी है, ये एक नदी है, ये क्या है आपकी अनियमित आकृति कहलाएगी। या फिर आपका कोई भी अनियमित आकृति का कोई भी एक ठोस पदार्थ है, या फिर आपका कोई भी एक अनियमित आकृति का इस तरह से खेत है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपकी अनियमित आकृति कहलाती है। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो इसी प्रकार की आकृतियों के लिए स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अनियमित आकृति है तो उसका हम मान यानी कि क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बात मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अनियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ फिलहाल। बात करते हैं अनियमित आकृति की। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कि बहुत सारी आपकी अनियमित आकृतियां हैं हम लोग, यानी कि हमें एक बात यहाँ से ये पता चली कि इस टॉपिक के अंदर अनियमित आकृति जैसे नदी की कोई भी काट है, अनुप्रस्थ काट है, या फिर आपका सपोज मान लिया कि कोई भी ठोस पदार्थ है जिसके अनुप्रस्थ काट है, या फिर आपका मान लिया कि कोई भी खेत है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इस टॉपिक के अंदर ऐसे ही क्षेत्रफलों को कैलकुलेट करना सीखेंगे जो कि हम जनरली कैलकुलेट न कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और इस टॉपिक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर जैसे आपको कोई भी समाकलन दे रखा है, जनरली अगर आपका निश्चित समाकलन इस तरह से दे रखा है a to b fx dx, ये दे रखा है, और fx आपको कोई भी फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन हमारे इस तरह से गिवन हो जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तब तो हम जनरली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास कभी सपोज कभी ऐसा होता है कि ये फंक्शन ऐसा भी होता है जिसको हम इंटीग्रेट न कर पाए, और ऐसे फंक्शन का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज मेनली हमारा टॉपिक यही रहेगा कि जो भी अगर कोई भी निश्चित समाकलन दे रखा है तो हम संख्यात्मक विधि की सहायता से उस जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है उसका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, ये चीज आज हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसके अंदर आपके पास दो मेथड होते हैं, अनियमित आकृतियों को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। नंबर एक है आपका सिम्पसन्स 1/3 नियम, सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसी का
एक ए हो गया ये, और बी पार्ट इसी का और होता है, सिम्पसन्स का एक नियम और होता है, सिम्पसन 3/8 नियम, 3/8 नियम, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है। फिर दूसरा एक मेथड और होता है आपके पास, समलंबी नियम, समलंबी नियम। ठीक है, समलंबी नियम। ठीक है, समलंबी नियम को बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं सिम्पसन्स का 1/3 नियम। इसी के आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे और इस नियम को समझते हैं, देखते हैं। आइए, अब देखिए, अभी मैंने ये बात कही थी, आकृति दो प्रकार की होती है, एक नियमित एक अनियमित। अब हमारे पास अगर सपोज ये कोई अनियमित आकृति है, ठीक है, तो अनियमित आकृति को अगर मैं इसको छोटे छोटे नियमित आकृति के रूप में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे इसका क्षेत्रफल भी मिल सकता है। तो मैंने सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको एक इस तरह से एक आयत के टाइप में कन्वर्ट कर लेता हूँ, आयत। सही है, ये एक मैंने आयत के टाइप में कन्वर्ट कर लिया है। तो हमने ये देखा कि ये जो आकृति थी मेरी अनियमित आकृति, एक आयत बड़े से आयत में इतने पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इतने पार्ट का मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, और इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको त्रिभुज बना सकते हैं कि यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना सकता हूँ, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये वाला त्रिभुज है, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए, इतना तो मैंने नियमित आकृति में कन्वर्ट कर लिया इसे, फिर भी मेरा ये वाला पार्ट, ये और ये इतना क्षेत्रफल अभी भी बचा हुआ है, जो कि पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल को नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए हम इसको फिलहाल इस तरह से भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि हम इतना सारा एरिया नहीं छोड़ सकते। तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से और कैलकुलेट करके देखता हूँ इसी मेथड को, कि पहले हमने क्या करा है, इसको बड़े एक चतुर्भुज में कन्वर्ट किया था। अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ले रहा हूँ, छोटे छोटे चतुर्भुज में। ये इस तरह से लेंगे कि लगभग सभी की डिस्टेंस जो होगी वो आपस में हमेशा कैसी होगी, बराबर होगी, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो कॉमन डिस्टेंस जिसे कहते हैं, कॉमन डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो सभी की बराबर होगी, कॉमन डिस्टेंस रहेगी। ये जितनी ये है, अगर मैं इसको h कह देता हूँ ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इस वाले को मैं कहता हूँ y1, ये y2। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ, एक आयत ये वाला बन जाएगा, एक यहाँ पर ये वाला बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर हम इसको सभी को कैलकुलेट करें तो बहुत सारे छोटे रेक्टेंगल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इन सभी रेक्टेंगल को अगर मैं जोड़ भी लेता हूँ तो अब भी ये छोटा सा पार्ट्स रह जाएगा, जो कि कैलकुलेटेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको, कि अगर इसको इस तरह से अरेंज करें कि ये जो छोटा पार्ट है ये भी हमारा कवर्ड हो जाए, तो हमारा कंप्लीटली एरिया हमें मिल सकता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले सिम्पसन्स का 1/3 नियम। आइए देखते हैं सिम्पसन्स का 1/3 नियम क्या है। सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन्स 1/3। ठीक है, ये होता क्या है, अनियमित आकृति को n बराबर भागों में, n बराबर
भागों में बांटकर n+1 कोटियों को प्राप्त करते हैं। कि जो भी आपकी, जैसे आपकी सपोज ये एक अनियमित आकार की बॉडी है, इसको मैंने क्या करा है, n बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। जब n बराबर भागों में डिवाइड किया है, जहां n सम है, n जो होगा वो कैसा होगा, सम होगा, हमेशा n के लिए सम लेंगे। तो ये वाली कोटि हो जाएगी y1 y2 y3, ये हो जाएगा yn+1। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो अब n अगर सम है और उभयनिष्ठ दूरी इन दोनों किन्हीं दो कोटियों के बीच की जो उभयनिष्ठ दूरी है वो अगर h है, तो सिम्पसन्स का 1/3 नियम कहता है कि इससे एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारा h/3, फर्स्ट कोटि और लास्ट कोटि का सम, पहला प्लस लास्ट yn+1 का सम, प्लस 2 इंटू ऑड जितनी भी होंगी, यानी कि बची हुई ऑड, यानी कि ये दोनों ऑड को छोड़कर बाकी जो बचेंगी वो y3 प्लस y5 प्लस y7 डॉट 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 एंड वन, और प्लस 4 इंटू इविन का मतलब है आपका y2 होगा, y4 होगा, प्लस डॉट 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 yn लास्ट होगा। ठीक है, ये आपका होता है सिम्पसन्स के 1/3 नियम का फार्मूला। ठीक है, इसी का हमारा एक और रूप होता है एरिया इक्वल्स टू h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट का एडिशन प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट। ये हमारा एसी का क्षेत्रफल का दूसरा फार्मूला, जहां h इक्वल्स टू कहलाता है कॉमन डिस्टेंस, f इक्वल्स टू कहलाता है फर्स्ट ऑर्डिनेट, l इक्वल्स टू कहलाता है लास्ट ऑर्डिनेट, एंड o इक्वल्स टू होता है आपका सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ओके, क्लियर, थैंक यू।